बात है कि एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त का ज़िया है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अहम इशूज़ हैं जिस पे बात करनी है, और बिलावल साहब ने वही बात की। इनको तकलीफ़ कब हुई? जब बिलावल साहब ने भारत की शिकस्त की बात की। इनको तकलीफ़ कब हुई? जब बिलावल साहब ने ईरान के साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। इन्हें तकलीफ कब हुई? जब बिलावल साहब ने कहा कि अमेरिका ने जो हमला किया है इजराइल के कहने पर, उस पर अमेरिका के लोग भी नाराज हैं। इन तमाम बातों पर पीटीआई को और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन लीडर है उन्हें तकलीफ हुई। और वो, मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज़ भी नहीं है मेरे पास उनकी हरकत को बयान करने के। बहुत ही गिरी हुई तरीके से वो वहाँ बिहेव कर रहे थे, लोगों को इशारे कर रहे थे कि उठो, शोर करो। और मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग, चूँकि कुछ उनमें लोग हैं जो पाकिस्तान की इस केस को समझते हैं और वो पानी के इशू को भी समझते हैं, वो बहुत मैं समझती हूँ कि वो, उनकी शक्लों से पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है कि हम इस वक्त शोर क्यों करें, क्योंकि कोई ऐसा की वजह नहीं थी कि वहाँ पर शोर किया जाए। और फिर यहाँ आकर मीडिया के सामने जो यहाँ पर उन्होंने, मैं बकवास ही कहूँगी, जो उन्होंने बकवास की है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मेरे यहाँ साथी भी खड़े हैं, वो भी बात करेंगे, क्योंकि अब अगर पीटीआई समझती है कि उसे ऐवान में बात करनी है और उनको माहौल चाहिए, तो फिर उनको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। अगर वो इज़्ज़त नहीं देंगे दूसरों को, अगर वो पाकिस्तान की बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को रोकेंगे, तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। अगर वो पाक अफवाज की हिम्मत और जुर्रत की दास्तान बयान करते वक्त बिलावल साहब को रोकेंगे, तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। और ये अब उनको सोचना है कि ये ऊल फूल जो बक्कर गए यहाँ पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, अगर वो कोई बात करेंगे तो वो, अगर वो थूकते हैं ना, तो थूक उनके मुंह पे गिरती है। क्योंकि जरदारी साहब ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन से, पॉलिटिकल डायलॉग से हम काम कर सकते हैं, अमन ला सकते हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो फिर ये वहाँ से नारे लगाते हैं। तो इनका जो कट जोड़ है, ये बात आज हम कहने में बिल्कुल दुरुस्त होंगे कि भारत की सोशल मीडिया और पीटीआई की सोशल मीडिया एक ही पेज पे है। कादिर भाई, आप मजीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। देखिए, ये जैसे कि बताया, मैं रिपीट नहीं करूँगा कोई चीज़। शादिया ने, मैंने देखा कि पहली बार तकलीफ़ इस लोटे को उस वक्त हुई जब बिलावल साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल को बतौर फातेह वाइट हाउस में बुलाया गया। तो पहली तकलीफ इसकी शुरुआत वहाँ से थी। और फिर जब भारत का जिक्र और जिस तरह बताया ईरान का जिक्र आया, तो इसकी तकलीफ बढ़ती गई। और ये तकलीफ, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज तक भी इनके जो कैदी नंबर 400 पता नहीं 8 है क्या है, जो 20 है, 20 जो भी है, उसके पर्सनल अकाउंट से आज तक इसराइल पे कभी आपने देखा है कि उसने कभी उसकी मजम्मत की हो कभी? और आज तो इनके नारे भी उलट सुलट हो गए थे कि जो इसराइल का जो रिश्तेदार है, गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का पता नहीं कौन रिश्तेदार है इसराइल का और कौन गद्दार है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी कोई इसराइल में नहीं फंसा, बल्कि उनका एक रिश्तेदार यहाँ पे अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। और ये जो मौसूफ है, इसके सियासी कैरियर पे बात कर चुकी शाजिया, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सियासी मुसाफिर है। इसके कंधे पे हमेशा जो है ना वो बिस्तर होता है और ये हर स्टेशन पे उतरता रहता है। कौन सी सियासी पार्टी है जिसके ये जो है ना स्टेशन पे नहीं उतरा हो? और दूसरी एक और बात भी है कि इसका सिलेक्शन हुआ है या पता नहीं कोई टेक्निकल गलती है, ये रिटार्डेड इसको इस पोस्ट पे रखा है जिसको ये आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। खैर, एक अकेला आदमी ये क्या करेगा, लेकिन इसको तो खुद ज़ाती रंज भी है ना, ज़ाती तकलीफ भी है। वो इसको अपने दादा की वजह से है, और भी एक वजह से, जो मैंने आखिरी में ऐवान में कहा था, मैंने कहा अगर ये बात करोगे तो मैं पर्दे नशीनों की तरफ चला जाऊंगा। वो एक बड़ा गहरा राज है जो शायद उसका ब्लो, उसका जो धमाका है, ये बर्दाश्त ना कर सके। तो इनके घर में भी नाचाकी रही है ना कई दाइयों से, भुट्टो साहब की वजह से। तो उस वजह से जो है ना ये गुस्सा इनको भरा हुआ गुस्सा इनके दिलों में। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 2 बार सदर बने, जमहूरी सदर हैं,
और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, पाकिस्तान की जो है ना बका की बात की। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि अगर हमने देखना है कि इंडिया, जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया, हर महाज पे हमने उसको शिकस्त दी। ईरान पर आज हमला हो रहा है, उसकी मजम्मत की, और कुछ बैद नहीं कि मोदी जो धमकियां दे रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई गिरी हुई हरकत ना करे। तो आज हम सब सियासी पार्टियों को एक साथ मिलके स्टेबिलिटी के साथ, हम-आहंगी के साथ उसका मुकाबला करना है। और ये आज जो था, इसको पता था कि बिलावल साहब एक फातेह के तौर पर आए हैं, तो उसमें रखना डाल के ये बताना चाह रहा था इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि हमारे दरमियान दरारें हैं, खुदा न खास्ता हम एक पेज पर नहीं, क्योंकि दुश्मन हमेशा उस वक्त हमला करता है जब वो आपके घर की कमजोरी को देखता है। आज ये जानकर उनको इंडिकेट करवा रहा था, जिस तरह की इसकी पिछली तकरीर, मैं जिसको ट्रेट कहता हूं, उसके बाद ये भाग गए थे। इसने, आप अगर इसकी पिछली तकरीर आप सब भाई साफी हजरात कवर करते हैं, इसने कहा मैं जेट पायलट हूं जी। अब पायलट तो जेट का ही होता है। अब इसने कहा मैं जेट पायलट हूं और इस जगह पे भारत हमला ना कर दे, इस जगह पे इसने कोई 10 से 15 जगह बताई, वो जगह तो मुझे भी नहीं पता थी। इसने वो जगह मेंशन की और बोला यहां हमला करेगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई जो मुझे नहीं पता वो तुम दुश्मन को बता रहे हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिर इसने ये भी कहा, आपको याद होगा, कि क्या गारंटी है जंग कब खत्म होगी, हमारे पास तेल ना खत्म हो जाए, हमारी सप्लाई ना खत्म हो जाए। इसने हौसले पस्त करने की कोशिश की इस मुल्क के अवाम की और हमारी बहादुर अफवाज की, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। जब उन्होंने शिकस्त दे दी दुश्मन को तो ये दूसरे दिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहता है मुबारक, अब इसको जचती है मुबारक। तो ये डरा हुआ, खौफजदा, इंतहाई बुझा हुआ, कंफ्यूज एंड रिटार्डेड शख्स, जो मैं समझता हूं सियासी माहौल को खराब से खराब तर करेगा, जो आज इसने किया। अलबत्ता आज हमने इसको ये कहा है कि तुम इस मुल्क के सफारती फातेह को अगर उसके तकरीर में खलल डालोगे तो भूल जाओ कि तुम किसी भी चेयर पे बैठे हो, तुम बात नहीं कर सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वो करके दिखाया। आप सबको इजाफा करना चाहें तो। बहुत शुक्रिया। बस मेरी तो ये डिमांड है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक दो बंदे, इनका मेडिकल नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए कि ये इस एल हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे इनके नफ्सियाती तो ये उसमें पाए जाएंगे कि इस काबिल नहीं है कि ये नेशनल असम्बली के मेंबर रहे। खुद मुझसे बैरिस्टर्स, इन्होंने जो चेयरमैन है इनके बैरिस्टर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, आप भी यही गलत काम करें, बोलने दें। तो हमारी सियासी परवरिश और सियासी तरबियत ऐसी नहीं है। इनके टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद इनकी मेंबरशिप की फैसला होना चाहिए। थैंक यू। जी जी जी। देखें जो सदर, अमरीकी सदर की नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन थी, आपको याद होगा, ये जब सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंग छिड़ गई थी, उस पे जो अमरीकी सदर ने अपना किरदार अदा किया अमन के लिए, उसके हवाले से था। और हम आज भी कहते हैं कि जो दुनिया में अमन की कोशिश करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे और हम यही उम्मीद रखते हैं कि दुनिया में अमन हो। आज बिलावल साहब की तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने बार बार अमन की बात की। उन्होंने कहा हमें भारत के साथ भी अमन चाहिए, हम नहीं चाहते कि दोनों जानिब जो हमारी जनरेशंस हैं वो जंग को इनहेरिट करें। हम नहीं चाहते कि अगर भारत के अंदर कोई हमला हुआ और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जवाब बनाकर हमला करे। इस तरह तो पाकिस्तान में इतने हमले हो रहे हैं, अगर हम रोज़ इसे बुनियाद बनाकर भारत पर हमला करें तो हम सिर्फ जंग ही करेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द है वो जंग चाहता है, हम जंग नहीं चाहते। अगर भारत अभी भी इस बात को नहीं समझा तो फिर मैं समझती हूँ ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। बिलावल साहब ने ये वाजे कर दिया कि मोदी ने जो जवाब बनाया जंग का, वो दहशतगर्दी का एक वाकया था और दहशतगर्दी के वाक़े पर जंगें नहीं लड़ी जाती, इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि भारत की मोदी सरकार
नहीं करा रही, ना उसने करानी है, और उसे पता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लिहाजा इस किस्से को अब वो बंद करके और वो जंग की तरफ जाना चाहते हैं, पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिलावल साहब ने आज उस पर भी बड़ी तफसील से बात की। कोई ऐसी बात बिलावल साहब की नहीं थी जिस तरीके से मेरे भाई कादिर पटेल ने कहा कि उसमें खलल डाली जाए, लेकिन खलल डाली गई कि और यहाँ आके कहा गया कि कंफ्यूजन थी बिलावल साहब जितनी क्लैरिटी से बात कर रहे थे, वो कंफ्यूज शख्स जिसे तकलीफ हो रही थी उसने आके अपनी तकलीफ का इजहार किया। भारत को हमने शिकस्त दी, ये क्लियर है। हमने पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया, हमारी दिफाई कैपेबिलिटीज़ को हमने भरपूर तरीके से साबित किया, ये क्लैरिटी है। हमने अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, यूनाइटेड नेशंस हो, OIC हो, हर जगह पाकिस्तान की सच्चाई बड़ी मैं समझती हूँ भरपूर तरीके से बिलावल साहब ने वहाँ पेश की और कामयाबी से वो वापस आए, ये क्लैरिटी है। पानी को जिस तरीके से भारत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, भारत को एक्सपोज किया बिलावल साहब ने, ये क्लैरिटी है। अगर अभी भी उमर अयूब की क्लैरिटी इससे भी नहीं उन्हें मिलती तो वाकईतन मेरे भाई ने कहा अपना इलाज कराएं। और आज ये भी साबित हो गया कि जो हम कह रहे हैं, बल्कि खुद अकबर एस बाबर इनके खुद एक फाउंडिंग मेंबर कह रहे हैं, केस उनका लगा हुआ है, जब ये अदालत में केस वाजे हो जाएगा ना इनकी फॉरेन फंडिंग, आज साबित हो गया कि PTI फॉरेन फंडेड जमात है। नेशनल असेंबली में उनका रवैया, भारत की शिकस्त पर जब हम आज सेलिब्रेट कर रहे थे और उसकी तकरीर बिलावल साहब कर रहे थे, तो PTI को जो दर्द उठा, उनकी फॉरेन फंडिंग वहीं से एक्सपोज हो जाती है। मजीद शवाहिद की जरूरत नहीं है। और जो इनके अपनी रिश्तेदारी है, इनकी अपनी रिश्तेदारी है, वो किसी ने ये बात भी कही थी, बड़ी मीम्स आ रही थी कि इजराइल के ऊपर जो है वो इमरान न्याजी के ससुराल के ऊपर भुट्टो शहीद के ससुराल ने हमला किया। तो अब ये लोग सुन रहे, देख रहे हैं ना, ये ताने बाने लोग बनाते हैं, भाई हम नहीं बनाते, ये हकीकत है। आपके बच्चे ज़ायनिस्ट घराने में पल रहे हैं, ज़ायनिस्ट, मैं जू नहीं कह रही हूँ, गौर तलब बात है, ज़ायनिस्ट घराने में इमरान न्याजी के बच्चे पल रहे हैं। उनका जो मामू है, जिसको वो फादर्स डे पे हैप्पी फादर्स डे कहते हैं, उसने इजराइल के हक में सिर्फ जाके खुद बम नहीं उड़ाया फलस्तीनियों पर, बाकी वो सारा काम कर चुका है। सो ये हम ऐसे नहीं कहते, हम बचपन से सुनते आए यहूदी साजिश, हमें पता नहीं था उसकी शक्ल क्या होती है। आज उसकी शक्ल इस कैदी की शक्ल में नजर आ गई है। जी भाई, आप सवाल। ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मफाहमत के ऊपर यकीन रखती है और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है, तो क्या ये जो अपोजिशन है इनके साथ आप मफाहमती की बैठक नहीं हो सकती, या ये इनको जमहूरियत के बारे में तो बातचीत नहीं हो सकती? भाई ये तो फिर अलग से सबक पढ़ाना पड़ेगा ना, वो बच्चे नहीं हैं, उनको पता है सब वो जो कर रहे हैं। और जितना अरसा इस पार्लियामेंट को बने हुए हो गया, हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहमत हो, धीमा रखा जाए, जो माहौल है उसको माहौल पॉलिटिकल हो, एक दूसरे पे ठीक है तनकीद की जाए, लेकिन दायरे में रहकर की जाए। ये तो सारी बातें हम करते ही चले आ रहे हैं, हमारी तरफ से सारी कोशिश हुई है, लेकिन हमें अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोशिशें बेकार है, क्योंकि इनको तरजीह इनकी तरजीह कुछ और है, इनको करने को कुछ और कहा गया है, पैसों के एवज या जो फंडिंग के एवज, जैसा जिस तरह का भी बताया गया कि इनको जो पे हुई हैं चीजें वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के। बहुत अफसोस की बात है, ये अब हमारी PTI के रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पटेल साहब ये बताइएगा कि जो माहौल हमने देखा, हुकूमती अरकान तकरीर करते रहे और बड़े सुकून से अपोजिशन अरकान बैठे रहे, ना कोरम पॉइंट आउट हुआ, ना कोई और इशू हुआ, ये अचानक बिलावल साहब की तकरीर का क्या इशू? असल में मसला ये देखें, उनको बिलावल साहब की सूरत में पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आ रहा है और हर एक का नज़र आ रहा है। मैं अगर बहुत कंजूसी से भी काम लूँ तो यहाँ भी तकरीबन 90% लोगों को नज़र आ रहा है। और अब इनके इतने बड़े सफारती कामयाब दौरों के बाद अब तो दुश्मन भी कह उठे हैं कि अपनी आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी और उसके सरबरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर